हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो 16 और 17 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं उनको मैंने तैयार किया है। और कहा जाए ये टेस्ट सीरीज़ जो 30 क्वेश्चन की रहेगी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। और 30 क्वेश्चन में अगर आपने 25 या 26 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये समझ लो सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच रहे हैं। क्योंकि आज वास्तव में सबसे गंभीर समस्या यही हो रही है कि लोगों जीएस वाले जीएस में क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, और जीएस अच्छा न होने के कारण से इंटरव्यू बाहर हो जाएंगे। इस वजह से जीएस पे फोकस करिए, कम समय बचा है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और अपना पेपर जो है जिसका जो सब्जेक्ट है पेपर भी करिए, चूँकि 70 क्वेश्चन वहाँ आएंगे। 70 में अगर आप वहाँ पर 60 क्वेश्चन करते हैं, 25 क्वेश्चन अगर इधर हो गए सही, तो फिर आप सिलेक्शन पक्का मान लीजिए। तो इस वजह से जीएस पर फोकस करिए आप लोग। तो जीएस की टेस्ट सीरीज जो कि कॉमन है सभी के लिए एक है, इस वजह से मैं जीएस पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। सुबह मीटिंग में भी पेपर सॉल्व हुआ था, अब ये सेकंड मीटिंग का पेपर है। आप लोग देखिए कि ये प्रश्न जो है कई बार से पूछा जा रहा है कि इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे। अब देखो, ये इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे? क्या व्यवसायिक संचार के लिए, या सैन्य उद्देश्य के लिए, या पारस्परिक अंतःक्रिया के लिए, राजनीतिक अभियान के लिए? तो एक चीज याद रखना, जो ये चीज की गई थी ये सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। किसके लिए? सैन्य उद्देश्य। तो ये चीज कई बार पूछी गई है, प्रश्न में कई बार पूछी गई है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए भाई, संस्थानों, देखो दिया है संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दिया है लैन, LAN दिया है, वैन WAN दिया है, ABB दिया है, MMS दिया है। इसमें राइट क्वेश्चन कौन सा होगा? तो याद रखना कि जो ये लैन LAN दिया है यही आपका राइट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये राइट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? समझ गए? सोशल नेटवर्क कौन सा है? तो अमेजॉन कॉम है, एबे है, ई पे है, या gmail.com है, या ट्विटर है। जब ये पूछा जाए कौन एक सोशल नेटवर्क है, तो यहाँ ट्विटर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ट्विटर आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, दिया है चौथा प्रश्न, दिया है अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन। देखो ध्यान देना कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है, यानी कि उत्पत्ति किससे हुई है? तो याद रखना कम्युनिस्ट, देखो दिया है कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर दिया है, कम्युनिस्ट कम्युनियन दिया है, कम्युनिज्म कम्युनलिज्म दिया है, कम्युनियन और कॉमन सेंस दिया है, सेंस। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, ये आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, राइट आंसर कौन होगा? ए वाला। ठीक है, ये भी प्रश्न आपने देखा होगा, पिछले बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, संचार वृत्ताकार हो जाता है। संचार वृत्ताकार हो जाता है भाई, संचार वृत्ताकार हो जाता है किससे? डिकोडर एनकोडर बन जाता है। क्या होता है? डिकोडर जो है एनकोडर बन जाता है, या प्रतिपुष्ट का अभाव होता है, या स्रोत विश्वसनीय होता है, या चैनल निर्बाध होता है। तो एक चीज याद रखना है, जिसमें आंसर आपका राइट होगा डिकोडर एनकोडर बन जाता है, यही आपका आंसर राइट होगा। संचार का वृत्ताकार जब होता है
तो डिकोडर को इनकोडर बन जाता है, ये वाला राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है लोक संचार सहज हो जाता है, तो दिया है जटिल, ज्यादा जटिल संरचना के अंदर होता है, या ज्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर होता है, या ज्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर होता है, या ज्यादा औपचारिक संरचना के अंदर होता है। तो एक चीज याद रखना कि ये जो ज्यादा औपचारिक संरचना होती है इसी के अंतर्गत, ठीक है, तो ये लोक संचार सहज हो जाता है, यानी कि जहां ज्यादा औपचारिक संरचना के अंदर ही होगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7, प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए। देखो ध्यान देना कि प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, या सामाजिक वातावरण, या बहुसांस्कृतिक वातावरण। तो याद रखना जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सामाजिक वातावरण होगा। क्या होगा? सामाजिक। प्रभावपूर्ण संचार के लिए क्या होना चाहिए? सामाजिक वातावरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है कौन सी? व्यक्तित्व की, अपेक्षा की, सामाजिक दर्जा, या कूटबंध करने की योग्यता। तो ध्यान रखना जब इस तरीके का प्रश्न आएगा संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है तो कूटबंध करने की योग्यता, ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जनसंचार में चयनात्मक अबोधन प्रापक या व्यापक होना चाहिए। व्यापक की पर निर्भर है, किस पर करता है? तो यहाँ पर निपुणता पर, प्रवणता पर, ग्रहणशीलता पर, या निर्जरता पर। तो यहाँ याद रखना कि ग्रहण जो शीलता होती है ना, यही जनसंचार, जो जनसंचार होता है इसमें यही का रोल रहता है, ग्रहण सहनशीलता। तो यह चयनात्मक और अबोधन। ठीक है, तो ये आपका राइट क्वेश्चन सी हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने के प्रमुख अवरोधक हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रोताओं का दृष्टिकोण होता है, श्रोताओं का ज्ञान होता है, श्रोताओं की शिक्षा होती है, श्रोताओं की आय होती है। देखो एक चीज याद रखना कि जब ऐसा प्रश्न संचार के अंदर कौन सा संदेश ग्रहण करने की प्रमुख अवरोधक है तो श्रोताओं का जो दृष्टिकोण होता है यही आपका आंसर राइट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है उपदेशात्मक संचार है, अंतर्वैयक्तिक है या अंतर्वैयक्तिक है, अंतःवैयक्तिक है या अंतर्वैयक्तिक है, या संगठनात्मक है या संबंध सूचक है। तो इसमें हमने आपको पहले भी एक अभी और हमने प्रश्न करवाया था, तब भी बताया था, जब उपदेशात्मक संचार की बात करता है तो अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक नहीं, अंतर्वैयक्तिक संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी राइट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, सूचना, मनोरंजन तथा पर्यटन। मनोरंजन, सूचना,
अंतर संवाद, पर्यटन दिया, अंतर संवाद दिया, मनोरंजन दिया है, केवल मनोरंजन। तो याद रखना एफएम का मतलब क्या होता है, एफएम का मतलब ध्यान देना, इसमें हो जाएगा मनोरंजन हो जाएगा, सूचना भी हो जाती है, अंतर संवाद भी होता है। ये तीन चीजें एफएम में होती हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये तीन चीजें हैं, ठीक। ये अच्छा प्रश्न है और हो सकता है कि इस बार फिर आएगा ये। अगला प्रश्न, भारत में मोबाइल फोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन थी। देखो एक चीज याद है रखना कि जब प्रथम बार शब्द जुड़ जाता है तो वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, आने की संभावना पूरी होती है। तो ये आज भी वो करंट एक मान लीजिए। तो एसएसआर दिया है, बीपीएल दिया है, हबीशन दिया, एयरटेल। तो बीपीएल को याद रखना, किसको याद रखना, बीपीएल को याद रखना, यही है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। जनसंचार के सूचनाकार का वर्णन किस रूप में किया जाता है, ठीक है। विसरण में, प्रचार में, निगरानी में, विचलन में, ठीक है, विचालन में। तो इसमें देखो एक चीज याद रखें, जब जनसंचार सूचनाकार की बात करेंगे तो इसमें प्रचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रचार। तो आंसर आपका राइट बी होगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। टेलीविजन कार्यक्रम के लिए तो देखो एनटीसीएस या पॉल को या देखो एनटीएसई को या एसईसीएएम को किसको अपनाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना ये पीएल को अपनाया जाता है, किसको, पीएल को अपनाया जाएगा। टेलीविजन जो कार्यक्रम होता है प्रसारण के लिए, तो यहाँ पर याद रखना कि पीएल होगा आंसर राइट, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारण को नाम दिया गया। देखो आकाशवाणी पहले था, इसको प्रसारण नाम जब दिया गया वो सन पूछा गया, तो 1926, 1936, 1946, 1956। तो याद रखना कि 1936 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1936 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा प्रश्न है। रिया किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए हैं। तो खजुराहो मंदिर किसने दिए हैं, परमार ने दिए हैं, मौर्य वंश, चंदेल, होलकर। तो ये किसने दिए थे, तो चंदेल वंश, चंदेल वंश जो था उन्होंने ये मंदिर की देन है खजुराहो के, ठीक है। तो ये याद रखना कि चंदेल वंश है, ठीक है। राजा धंग के समय काफी मंदिरों का निर्माण हुआ था, ठीक है, राजा धंग। खजुराहो मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण कंदरिया महादेव का मंदिर है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं अभी सम्मिलित किया गया है। कौन सा नहीं किया गया है, खजुराहो के मंदिर ये तो है, भीमबेटका ये भी है, सांची का स्तूप ये भी है, माडू का महल ये भी नहीं है। यही आंसर आपका डी हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं है तो माडू का महल नहीं है, जबकि खजुराहो का, भीमबेटका, सांची का स्तूप ये तीनों सम्मिलित हो चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 दिया है। कौड़ा
का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन दिया, राजेंद्र चोल दिया, अशोक दिया, कृष्णदेव राय बना, है ना। तो जब कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा जाए तो नरसिंह देव बर्मन को लगाएंगे, ठीक है। राजेंद्र चोल ने गंगेचोटपुलम का मंदिर बनवाया, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनवाया था ये मंदिर, इन्होंने भी द्रविड़ शैली में बनवाया। अशोक के स्तूप बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो अशोक के स्तूपों का पहली बार अगर देखा जाए भारत में व्यापक रूप से किसके समय हुआ तो अशोक के समय। वैसे अशोक ने जो प्रेरणा ली थी दारा प्रथम से ली थी। कृष्णदेव विजयनगर का शासक था, है ना। विट्ठल देवी का मंदिर इसी ने, विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था, ठीक है। विट्ठल स्वामी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कृष्णदेव राय विजयनगर का एक महान शासक था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तमिल में रामायण या रामावतारम का लेखक कौन था? तो ये दिया, कम्मन दिया है, कुट्टन दिया, मननय दिया है, टिक्रम दिया, टिक्कड़ दिया है। तो इसमें कम्मन को याद रखना, ठीक है। तमिल में जब रामायण की रचना की वो कम्मन के समय, ठीक है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, मैच वाले जो प्रश्न हमने बताया मैचिंग वाले हैं, ये बहुत आसान होते हैं। सम्मिलित कीजिए सही कौन सा होगा। इसमें अगर आपको दो आ रहे हैं तब भी क्वेश्चन निकल आता सही है। अब देखो इसमें दिया है कि पढ़नी जो थे इनकी कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी है, यानी कि ए का तीसरा। अब देखो ए का तीसरा यहाँ दिया है और किसी में दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं, तो एक से ही आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो कल्लड़ की कौन सी है? तो राजतरंगी हो जाएगी। तो ये कौन हो जाएगा? डी का दूसरा। तो यहाँ पर डी का दूसरा हो गया ये। फिर इसके बाद चाणक्य की कौन सी हो जाएगी? अर्थशास्त्र। तो यहाँ सी का 4 हो जाएगा, तो ये सी का 4 हो गया। बचा बी, देखो वत्सायन कौन सा हो जाएगा? कामसूत्र हो जाएगा। तो ये हो गया। तो आंसर आपका ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसमें अगर आपको दो मालूम होते हैं तब भी क्वेश्चन निकल आता है। अगला प्रश्न देखिए भाई। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच कराना है, ठीक है। अब देखो इसमें यह भी हमने आपको कई बार बताया। देखो भारवी दिया है, भारवी की किराता जुर्नियम नियम दिया है, किराता जुर्नियम दिया है। हर्ष की कौन है? हर्ष की हमने पहले बताया थे, नागानंद। हर्ष ने 3 पुस्तक लिखी है, NRP याद रखो। नागानंद रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। तो 3 पुस्तकें हर्षवर्धन की हो गई, ठीक है। और कालिदास की, तो कालिदास की मालविका गीतम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। राजशेखर की कपूर मंजरी हो जाएगा। लो आंसर आपका कौन हो जाएगा इसमें? देखो पहला का कौन हो गया? दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का 1, यानी कि आंसर इसमें डी हो जाएगा आप सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। मिलन पन्हो बहुत प्रश्न पूछा जाता है। मिलन पन्हो राजा मिलंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन था? समझ गए? वो भिक्षु कौन था? नागार्जुन था या बाण भट्ट था या नागसेन या कुमारिल भट्ट था? तो याद रखा मिलन पन्हो जो राजा से संवाद बौद्ध भिक्षु हुआ वो नागसेन था। कौन था? नागसेन। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई। अब देखो मैच वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं इसमें, तो मैचिंग वाले आप ध्यान देना। इसमें मैचिंग वाला है प्रश्न दिया अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी में। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था, यानी कि एटा के पास है, ठीक है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। और कालिदास जो है ये श्रीलंका दूत के रूप में गए थे।
और कालिदास नवरत्नों में एक थे और ये कहाँ पर रहते, उज्जैन में रहते थे। ठीक है। और इसके बाद हर्षेण। अब देखो हर्षेण किसके समय थे, हर्षेण समुद्रगुप्त के समय थे। बाणभट्ट किसके समय था, तो हर्षवर्धन के। तो ये आंसर आपका निकल आया। ठीक है। तो ए का कौन सा हो गया, 4। देखो ए का 4 ये हो गया। फिर इसके कालिदास, बी का कौन हो गया, 1 हो गया। बी का यानी कि देखो 4 और ये सी, बी वाला आंसर राइट हो गया। 4 के बाद बी का 1 हो गया। अब इसके बाद सी का दूसरा हो गया और डी का चौथा। तो इस तरीके से अगर प्रश्न निकालें कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। पहले जो आ रहे हैं उनको टिक कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। दिया है मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता, बहुत ज्यादा। गौतमी पुत्र सातकर्णी था, महाक्षत्रप रुद्रदामन का था, महेंद्र वर्मन का था, पुलकेशिन द्वितीय का। तो याद रखना ये महेंद्र वर्मन का है। किसकी है ये पुस्तक, महेंद्र वर्मन की। ठीक है। उसमें इसके पूरे राज का विवरण मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 दिया, भारत में चिश्तिया है ना सूफी मत को स्थापित किसने किया था। भारत की बात कर रहा है तो ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने, या ख्वाजा अहमद सरिंदी ने, या शेख बहाउद्दीन जकरिया ने। तो याद रखना जब चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना की है तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है, तो अजमेर में है। कहाँ दरगाह है इनकी, अजमेर में। तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा आपका, बी आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया निम्नलिखित में कौन सही सुलमित है। अद्वैतवाद रामानुज गलत है ये आपका। विशिष्टाद्वैतवाद ये भी गलत है, शंकराचार्य नहीं है। द्वैतवाद माधवाचार्य ये आपका राइट है। और द्वैतवाद बल्लभाचार्य ये भी गलत है। तो आंसर आपका कौन है इसमें राइट होगा, द्वैतवाद का माधवाचार्य है। ठीक है। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसको हमने पूरा कोडिंग से आप लोगों को पहले बता दिया है इसको। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। देखो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। जब भारत में रेलवे प्रणाली, तार व्यवस्था, ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, ये कौन गवर्नर था, मैंने पहले बताया जब इसको गवर्नर पढ़ाए थे। दिया लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था। लेकिन सर्वाधिक अगर पूछ दिया जाता कौन कौन, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। शुरुआत तो इसी के समय हुई थी और पहली रेलवे जो कहा जाए स्टार्ट हुई थी बॉम्बे टू ठाणे 1853 में। ठीक है। 1853 में ये स्टार्ट हुई थी। तो लॉर्ड डलहौजी वास्तव में एक बार प्रश्न पूछा गया कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके समय तैयार हुआ था। तो सब लोग क्या लगा देते थे, लॉर्ड कर्जन। नहीं, लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार हुआ। लागू किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। लॉर्ड कैनिंग, सॉरी कर्जन नहीं, लॉर्ड कैनिंग। देखो याद रखना, विधवा पुनः विवाह। देखो दोनों प्रश्न आपको बता दे रहे, यहाँ से प्रश्न निश्चित पूछा जाता। विधवा पुनः विवाह, पुनः विवाह जो है ये अधिनियम जो बना था, अधिनियम किसके समय बना था, तो डलहौजी के समय। ये लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय ये बना था, ये बना है। और लागू अगर ये होता है, अगर लागू शब्द दिया होता तो लॉर्ड कैनिंग दिया है। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लागू उसी के समय हुआ। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अब विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसकी देन थी लागू करवाने में, यह भी प्रश्न पूछा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने लागू करवाने में पूरी
कोशिश की तभी ये हो पाया। और जिस तरीके से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ऐसे महान पुरुष राजा राम मोहन राय जिन्होंने पहल की थी, तभी यहाँ समाप्त हुई सती प्रथा। अब ये गैर कानूनी हो गई उसी समय से, ठीक। 1829 में उन्हीं की देन थी, ठीक है। विधवा पुनः विवाह अधिनियम, ये हो गया आपका। अगला देखिए भाई, अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? अब देखो, अपराधी यानी किसने दंड दिया था अंडमान निकोबार में उसको, अब वो किसी तरीके से निकल के आया, बाद में इनको क्या किया था, इनकी हत्या की है। अब ये इसमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं भाई, जरा खोजो कौन वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन दिया है, लॉर्ड रिपन दिया, लॉर्ड मेयो दिया, लॉर्ड मिंटो दिया। तो लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। और एक चीज याद रखना, भारत में जनगणना की शुरुआत करने वाला कौन था, तो लॉर्ड मेयो था। भारत में पहली बार जनगणना इसी के समय स्टार्ट हुई थी। लेकिन भारत में ये पूछा जाता है कि स्थायी जनगणना यानी कि नियमित जनगणना शुरुआत करने वाला कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। 1882-1872 में इसने शुरुआत की थी। सबसे पहले मेयो ने 82 में नियमित होने लगी थी, हर 10 वर्ष बाद जनगणना प्रारंभ हुई। तो ये चीज याद रखना, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान में हुई थी, ठीक है। तो अंडमान में इसको मार दिया गया था। तो ये चीज याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार। लॉर्ड कॉर्नवालिस की, यानी कि ये भी ये पूछा जाता है कब्र कहाँ, तो गाजीपुर में है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ पर। अब यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान देना। और लॉर्ड रिपन अगर देखा जाए, जितने गवर्नर थे उनमें सबसे अगर उदारवादी गवर्नर नाम लिया जाए तो लॉर्ड रिपन था, जो कहता था कि भारत की दुर्दशा पर मेरा मन रोता है। एक ऐसा गवर्नर जनरल जो भारत के विषय में सोचता था। यानी कि अंग्रेजों को खुद लगने लगा कि ये तो कार पद्धति से भारतीय लगने लगा है, जबकि है ये कैसे अंग्रेज था, कार पद्धतियां उसकी भारतीय जैसे हित में कर रहा था। तो खुद ईश्वर चंद, एक केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वैसे भले ये रंग रूप से अंग्रेज हो, लेकिन कार पद्धति से ये भारतीय है। वास्तव में जो भारत की दुर्दशा पर जिनका मन रोता है, ऐसे व्यक्ति थे। तो ये चीज याद रखना कि लॉर्ड रिपन सबसे उदारवादी थे और इन्होंने भारतीयों के लिए यानी कि कार्य करते रहे, और इसी की वजह से यहाँ से इनका हटा दिया गया था, यहाँ से पद से हटा दिया। और लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। लॉर्ड कर्जन तुलना औरंगजेब, पुरातत्व विभाग की नींव किसके समय पड़ी, तो लॉर्ड कर्जन के समय। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके समय, लॉर्ड कर्जन समय। पुलिस विभाग आयोग किसके समय बना, तो लॉर्ड कर्जन समय। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन भी इसी समय हुआ। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और ये अंतिम 30वां क्वेश्चन था। आप लोग इसी तरीके से प्रश्न हल करते रहिए। वास्तव में देखना कि आपके 30 में 25 क्वेश्चन सही होंगे। और दूसरी चीज, आप लोग एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। वन वाला हमने बताया ही है। जितने आयोग हैं शिक्षा, चूंकि ये हायर एजुकेशन के एग्जाम है, तो ये आप जरूर, जैसे राधा कृष्णन आयोग पूछा जाए, कोठारी आयोग, ये पूछा ही जाता है। और शिक्षा को मूल अधिकार में कब शामिल किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया, जैसे 22 का में किया गया है, तो ये कब किया गया, 2002 में किया गया। तो ये भी चीज याद रखना। मूल कर्तव्य में शिक्षा को पहले 10 थे, एक 11 अट्टा जोड़ दिया गया, तो ये भी उसमें कर दिया गया। तो ये चीज याद रखना, शिक्षा वाला यानी कि एग्जाम ये हायर वाला है। हायर से संबंधित जितने आयोग बने हैं उनको आप लोग अच्छे से देखिए, और यहाँ से आप ये समझ लो फिर प्रश्न गलत नहीं होंगे। और संचार व्यवस्था हमने बताए आज हैं आपको, काफ़ी प्रश्न करवा दिए हैं। अभी कल आप लोगों को और 2 मॉडल पेपर करवाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और लगातार इसी तरीके से आपको 14-15 तारीख तक मिलेंगे, चूँकि 16 तो एग्ज़ाम ही है, ठीक है। प्रयास रहेगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो जाएं, ठीक है। हम लोग निरंतर इसी में लगे हुए हैं। और अभी कल जो, अभी इसको भी आप लोग देखना, और कल मॉडल पेपर एक तैयार होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल पुनः फिर, ठीक है।